स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजीएस में। आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 की फिजिक्स का तीसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने आवेश के बारे में जाना है और उसके गुणों के बारे में जाना है, उससे उत्पन्न होने वाले क्षेत्र के बारे में जाना है। और तो और अब हमने देखा है कि आवेश कैसे उत्पन्न किया जाता है। किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु रखी है किसी वस्तु के पास, हम उसको उस वस्तु में आवेश कैसे स्थानांतरित कर सकते हैं, उस वस्तु को आवेश कैसे किया जा सकता है। उसमें देखे थे हमने, पहले देखे थे हमने स्पर्श द्वारा आवेशन, क्या स्पर्श द्वारा आवेशन। दूसरा देखे थे घर्षण द्वारा। तीसरा देखे थे प्रेरण द्वारा। इन तीनों टॉपिक के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं कूलाम के नियम के बारे में। अब सबसे पहले बात तो ये आती है, ये कूलाम का नियम आया क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कूलाम के नियम की। कूलाम के नियम अब बना है तो इसकी कोई ना कोई आवश्यकता तो पड़ी होगी। हमने क्या बताया था, ये सपोज दैट दो वस्तु है, हम इस वस्तु से इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं। अब दोनों वस्तु वन पॉजिटिव हो जाएगी, ये वन निगेटिव हो जाएगी। अब दोनों वस्तुएं ये जो रखी हैं ये आवेशित हैं। अगर कोई वस्तु आवेशित होगी उसके मध्य जितनी जो दूरी होगी उसके मध्य कोई ना कोई बल कार्य करेगा। क्या, कोई वस्तु रखी है, अगर वो आवेशित है तो उसके मध्य चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होगा। अगर उस क्षेत्र में कोई जाएगा, जैसे सपोज दैट हम यहाँ खड़े, हमारा हाथ इधर इतने दूर तक जा रहा है, तो अगर हम ऐसे राउंड करें तो इस राउंड के अंदर अगर कोई आ गया तो दो वस्तु रखी हैं तो उनके मध्य कोई ना कोई या तो आकर्षण बल कार्य करेगा या तो प्रतिकर्षण। सपोज दैट हम, बुरा मत मानिएगा, एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे आजकल के पार्कों में ऐसा होता है, अगर मैं हम यहाँ एक लड़का बैठा है और यहाँ एक लड़की बैठी है, लड़के प्लस चार्ज, हम जानते हैं लड़के पे प्लस चार्ज और लड़की पे निगेटिव चार्ज। और यहाँ एक लड़का बैठा है और यहाँ एक लड़की और बैठी है। ये लड़की जो है इस लड़की को नहीं देखेगी, इस लड़की की ओर आकर्षित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है, सेम चार्जेस हैं। ये लड़का इस लड़के के साथ अट्रैक्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं। हाँ, ये लड़का इस लड़की को जरूर देखेगा क्योंकि ये विपरीत चार्जेस हैं इसमें। हाँ, उसके बीच क्या है, एक दूरी होगी। क्या होगी? एक दूरी होगी, जितनी दूरी पे दोनों बैठे हैं। उसके बाद दूरी के बीच कुछ न कुछ तो बल उत्पन्न होगा, आकर्षण का बल उत्पन्न होगा। अगर मैं यही हम लड़के को देखें तो लड़का कहेगा ये देखो, ऐसे मतलब दोस्त लोग हैं, अगर दोस्त होते हैं तो लड़की आ जाती है तो पहले दोस्त को साइड में कर देते हैं, उसके बाद लड़की को देखने लगते हैं। मतलब क्या, दोस्त को भूल जाते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, रिपेल होता है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं कूलाम के नियम पर। तो क्या बोले, अभी क्या दो पॉइंट है। मान लीजिए इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है। ये डिसाइड नहीं है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव। क्या है, ये डिसाइड नहीं है कि ये पॉजिटिव है और निगेटिव। लेकिन हाँ, अभी हमने क्या देखा, या तो रिपेल होगा या तो अट्रैक्ट होगा। क्या होगा? या तो रिपेल होगा, मतलब या तो प्रतिकर्षण होता है या तो आकर्षण होगा। अब ये तो चार्जेस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो रिपेल होगा, अगर ये पॉजिटिव ये निगेटिव होगा तो अट्रैक्ट होगा। विपरीत चार्जेस आपस में आकर्षण होते हैं और समान प्रकार के आवेश हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं। तो क्या हुआ, मान लीजिए ये दो आवेश हैं, क्या हुआ,
सपोज दैट ये दो आवेश हैं। अब ये नहीं पता है कि हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें प्लस आवेश है, इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस दोनों प्लस चार्जेस, ये नहीं कह रहे। हम दो आवेश ले रहे हैं, बस अननोन आवेश ले रहे हैं। क्योंकि जब हम फार्मूला प्रूव करने लगते हैं तो उसमें सार्वभौमिक होता है, हर कंडीशन के लिए सत्य होना चाहिए वो फार्मूला, तभी सत्य माना जाएगा। अब ये दो चार्जेस, अभी हमने बताया क्या, उसके बीच कुछ न कुछ दूरी रहेगी। अब वो दूरी किससे डिनोट करेंगे, r से। क्या होगा, r से। अब हम लोगों ने एक फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, क्या, G बराबर F इज इक्वल टू G R1 R2 बटे M। ये नहीं, ये आप लोगों ने एक फार्मूला जरूर देखा होगा, F इज इक्वल टू G क्या, G M1 M2 अपन R स्क्वायर। अब इसमें ये क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है। क्या है ये, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। और ये क्या है, ब्रह्मांड में रखे किन्हीं दो पिंडों का द्रव्यमान। क्या है, ब्रह्मांड में रखे किन्हीं दो पिंडों का द्रव्यमान। और ये r क्या है, इन दो पिंडों के बीच की दूरी है r। ये बचपन में जरूर फार्मूला पढ़ा होगा सर। ये क्या है, बल का फार्मूला। ये इसी माध्यम से इसको कैसे हम प्रूव किए थे, पहले तो F लिए थे हम, ये देखे थे F प्रोपोर्शनल टू M1 M2, F प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। उसके बाद क्या देखे थे, अब जब ये दोनों को प्रोपोर्शनल है तो F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपन r स्क्वायर। अब हम जानते हैं ये प्रोपोर्शनल वाला चिन्ह हटता है तो क्या आता है, एक नियतांक आता है। नियतांक G मान लिए हैं हम, M1 M2 अपन r स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से कूलॉम नियम है। ये तो पिंडों के बीच द्रव्यमानों का जो बीच लगने वाला बल होता है उसके बारे में डिसाइड किया था। अब ये क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में हम देखेंगे। क्या, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में हम देखेंगे। क्या देखेंगे, बल को F से नोट करते हैं। हमने अभी क्या देखा था, यह F प्रोपोर्शनल टू M1 M2। इसी प्रकार Q1 Q2 लिए हैं तो क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। उसके बाद क्या होगा, दूरी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब ये जब दोनों को प्रोपोर्शनल है तो दोनों को मिला दे रहे हैं, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। अब हम जानते हैं ए प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है। नियतांक क्या होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। ये क्या है, ये क्या है, नियतांक है। क्या है, नियतांक है। अब इसको हम पहले हम फिर से एक बार प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले हम कूलॉम नियम की परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद हम फार्मूला प्रूव करते हैं। क्या है, कूलॉम का नियम। सबसे पहले क्या देखेंगे, परिभाषा। क्या, परिभाषा। क्या बोला हमने, माध्यम में रखे। अब कोई ना कोई तो माध्यम होगा, चाहे निर्वात रहे, चाहे वायु रहे, चाहे जल रहे, चाहे ठोस रहे, कुछ न कुछ तो रहेगा। तो हम परिभाषा क्या देंगे, माध्यम में रखे इन्हीं दो बिंदुओं के बीच, माध्यम में रखे। सपोज दैट ये कोई मीडियम है, ये मीडियम, अभी तो यहाँ वायु है, जिसको अगर हम निर्वात में लेके जाएंगे तो निर्वात माध्यम होगा, जल में ले जाएंगे जल माध्यम होगा। क्या है, दो माध्यम है तो क्या कहेंगे, निर्वात में रखे, नहीं निर्वात नहीं, किसी माध्यम में रखे। क्या, किन्हीं माध्यम में रखे, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण। हमने क्या कहा था,
ये चार्जेस डिफरेंस भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अगर में डिफरेंट होंगे तो आकर्षण होगा, अगर में चार्जेस अलग अलग होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, तो अट्रैक्ट होगा। अगर में चार्जेस एक दोनों सेम चार्जेस होंगे, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तब भी रिपेल होगा, अगर निगेटिव निगेटिव होगा तब भी रिपेल होगा। तो क्या करेंगे, क्या परिभाषा बनी, माध्यम में रखे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या, माध्यम में रखे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के प्रतिलोमानुपाती होता है। तो लिख देते हैं पहले, माध्यम में रखे क्या, माध्यम में रखे किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों, क्या, उन दोनों आवेशों के मात्राओं के, या आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के प्रतिलोमानुपाती, बीच की दूरी r के प्रतिलोमानुपाती होता है। क्या है, माध्यम में रखे किन्हीं दो आवेशों के बीच, किन्हीं दो आवेशों Q1 Q2 के, क्या, Q1 Q2 नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम फिर से फार्मूला एक बार प्रूव कर देते हैं। क्या है, माध्यम में रखे इन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के प्रतिलोमानुपाती होता है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं जो हमारे काम का है फार्मूला न्यूमेरिकल में। क्या हमने देखा अभी, उनके आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती का सिंबल ये ऐसा होता है, और Q1 Q2 क्या है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। उसके बाद क्या देखे थे, उनके बीच की दूरी के वर्ग के
उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती है। क्या? उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती है। समीकरण 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 व 2 से देखेंगे। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम जानते हैं प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो कोई नियतांक आता है। हम एक नियतांक मान लेते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये हो गया, जहां K इज इक्वल टू K नियतांक है। अब K का मान क्या होता है? K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसका इसकी K की न्यूमेरिकल वैल्यू जो न्यूमेरिकल में रखा जाता है क्या होता है? 9 × 10⁹। अब मात्रक देख लेते हैं। अब दिक्कत आ जाएगी मात्रक निकालने की। उसके बाद पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम मात्रक अभी निकाल के दिखाते हैं कैसे आया। मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब K की जगह हम क्या रखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। क्या है? माध्यम की या निर्वात की विद्युतशीलता। इसको क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसका मान कितना होता है? इसका मान निकालने की तो हम निकाल सकते हैं। 4 रख देंगे, 1/पाई का मान रख देंगे 22/7 या 3 पॉइंट समथिंग। उसके बाद क्या करेंगे? इस K की जगह 9 × 10⁹ रख देंगे। उसके बाद सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। हम डायरेक्ट आपको मान बताते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 × 10⁻12। अब देखिए इसका मात्रक क्या देखे थे हम? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हम देखा जाए तो इसका कोई मात्रक नहीं होता। क्या? 1/4 पाई का मात्रक नहीं होता। 1/4 पाई का मात्रक नहीं होता। अगर हम इसको हटा दें तो क्या K इज इक्वल टू हो जाएगा? K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/ε0। अब हम इसका मात्रक जानते हैं क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसको हम अपोजिट कर देंगे। क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसके ये जो मात्रक आया उसके मात्रक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसकी बीमा देखेंगे। क्या? इसकी बीमा देखेंगे। अब हम क्या देखते हैं? इसकी मात्रक और ये जो K और यह तो हमको पता ही है। क्या है? न्यूटन। क्या? न्यूटन के बारे में F का मात्रक क्या है? न्यूटन। इसको पता ही है। अब हम क्या देखेंगे? K और एप्सिलॉन नॉट का हम मात्रक देखेंगे। इसका मात्रक और बीमा, इन दोनों की मात्रक और बीमा देखेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं F इज इक्वल टू हमें क्या पता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमको K का मात्रक निकालना है तो हम K को इस तरफ रखेंगे और सभी को पक्षांतर कर देंगे। क्या करेंगे? K को एक तरफ रखेंगे और सभी को क्या करेंगे? दूसरी तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू F R स्क्वायर। F R स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा? K इज इक्वल टू F R स्क्वायर
Q1 Q2 क्या हो जाएगा Q1 Q2। अब हम इसका मात्रक आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? क्या हुआ, हमने क्या देखा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। हम के को एक तरफ निकाल रख देते हैं, क्योंकि हमें के का मात्रक देखना है। अब हम के को एक तरफ रखे और बाकी सभी को एक तरफ पक्षांतर कर दिए। अब हम F का मात्रक जानते हैं, R का मात्रक जानते हैं और Q1 Q2 का मात्रक जानते हैं। क्या जानते हैं? Q1 Q2 का मात्रक जानते हैं। F का मात्रक क्या होता है? F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। R क्या है? दूरी है, तो मीटर, दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर, और मीटर दो बार है तो क्या होगा? मीटर स्क्वायर। उसके बाद आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, तो क्या होगा? कूलाम इंटू कूलाम स्क्वायर क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। अब इसका मान हम इसमें रख देंगे, उसके बाद हमें मिल जाएगा किसका मात्रक? के का मात्रक। के इज इक्वल टू F R स्क्वायर Q1 Q2 इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब बात आती है बीमा की। क्या? बीमा। अगर मैं आप लोग 11th में पढ़े होंगे तो बीमा बहुत आसानी से निकल जाएगा। अगर मैं नहीं पढ़े होंगे तो ये टॉपिक नहीं समझ में आएगा। क्या? अगर मैं 11th में बीमा चैप्टर पढ़े होंगे, बीमा निकालना सीखे होंगे तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर भी हम बता देते हैं आपको बीमा कैसे निकाली जाती है। क्या? बीमा निकाली कैसे जाती है? हम आपको कुछ सिंबल बता रहे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। क्या? कुछ सिंबल बता रहे हैं, जैसे हो गया दूरी। क्या? दूरी, समय, ताप, वैद्युत धारा। क्या? वैद्युत धारा। यही इन्हीं चरों से काम चल जाएगा, आगे नहीं देखेंगे हम, क्योंकि हम बीमा तो पढ़ा नहीं रहे, हम सिर्फ एक कांस्टेंट की बीमा निकाल रहे हैं। क्या है? दूरी। दूरी की मात्रा क्या होगा? मीटर। समय का सेकेंड। ताप का केल्विन या डिग्री सेल्सियस, इसे क्या? केल्विन या डिग्री सेल्सियस। वैद्युत धारा एम्पियर। अब इसका जो विमीय रूप होता है, क्या? विमा रूप, विमीय रूप। दूरी क्या है? एक प्रकार का लेंथ। हाँ, एक और है द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान। इसको किससे, इसका मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। इसका विमीय रूप देख लेते हैं। जो हम बीमा में निकालते समय जो सिंबल का यूज करते हैं उसे हम विमीय रूप कहते हैं। क्या? जो सिंबल का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? विमीय रूप कहते हैं। तो हम देख लेते हैं इसकी विमीय रूप क्या है। दूरी का हम लेंथ कहते हैं, तो इसको हम L कहेंगे और इसको एक बड़े ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देंगे। अगर में ये बड़ा ब्रैकेट नहीं रहेगा तब तो बीमा गलत हो जाएगी। अगर में ये बड़ा ब्रैकेट जरूरी है, क्योंकि ये विमीय रूप जब लिखा जाता है तो बड़े कोष्टक के अंदर ही लिखा जाता है। समय को हम T से व्यक्त करते हैं, ये T हो गया। ताप को थीटा होता है। क्या? थीटा। वैद्युत धारा का एम्पियर होता है। द्रव्यमान का M होता है। क्या? द्रव्यमान का M होता है। इसको सबसे पहले नोट करके लिख लीजिए। अगर में ये नहीं आता है, अगर आप किसी भी कांस्टेंट का या किसी भी सूत्र का विमीय कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। वैसे भी आप लोग 11th में पढ़े नहीं होंगे। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसकी विमीय निकालना बताते हैं। नोट करिए। हो गया?
अब क्या हमको बीमा किसकी निकालना है, के की। किस चीज की निकालना है बीमा, के की। के बराबर क्या है, के का मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या है, कूलम स्क्वायर। अब बताइए कूलम, यहाँ क्या लिखा था, न्यूटन एन। अब एन का मात्रा किसका, एम का मात्रा। अब एफ की बीमा पहले निकालेंगे, उसके बाद एम की बीमा, उसके बाद सी मतलब क्यू की बीमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्यू की बीमा। अब क्यू बराबर क्या होता है, हमने बताया था पिछले वीडियो में डिस्कस किया था क्यू के बारे में। हमने कहा था क्यू का आवश्यकता बहुत बढ़ेगी। क्यू बराबर ए टी, क्यू बराबर आई टी। आई क्या है, वैद्युत धारा। ये क्या है, समय। एफ बराबर क्या होता है, एक सूत्र बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, एफ बराबर एम ए। एम जहां क्या है, एम क्या है, द्रव्यमान, और ए क्या है, त्वरण। क्या है, त्वरण। अब इसके बाद त्वरण ए बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। अब देख लेते हैं समय की बीमा क्या, अभी हम ये सब कुछ निकल गया है हमारे पास। यहाँ द्रव्यमान आ गया है, त्वरण मतलब ए क्या आ गया है बीमा। अब इन सब की बीमा हम लिख देते हैं, उसके लिख लेंगे तो आ जाएगी के की बीमा। क्या हो जाएगा, के की बीमा। सबसे पहले हम देखते हैं एफ की बीमा क्या होगी। क्या, एफ की बीमा क्या होगी। अब एफ में क्या आता है, पहले एफ में आएगा एम। एम की बीमा क्या होगी, एम क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान की बीमा क्या बताए थे अभी, कैपिटल एम। क्या, कैपिटल एम। उसके बाद ए बराबर हम क्या बताए थे, डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। अब टी की बीमा क्या, टी की कैपिटल टी हो जाएगी। अब आ जाता है डेल्टा बी की बीमा। अब वेग की बीमा क्या होगी, आपने देखा होगा वेग एक प्रकार का चाल है, बस इसमें दिशा होती है, परिमाण भी होता है, और चाल में क्या होता है, दिशा नहीं होती है। लेकिन हम v की बीमा हम भी चाल से ही निकालेंगे। क्या, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी को क्या, किस दूरी की बीमा क्या होती है, अभी हमने क्या बताया था, लेंथ। लेंथ मतलब दूरी, तो उसका यल होगा। फिर क्या, समय क्या होगा, टी होगा। अगर हम अब इसको क्या, ये हो जाएगा v की बीमा। क्या, v की बीमा। अब अगर हम इसको लोड कर, इसको ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, ये इनवर्स में हो जाएगा, l t माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो गया, इनवर्स हो गया। अब हमको क्या मिल गया, v की बीमा। अब इस v की बीमा हम l t माइनस 1 यहाँ लिख दे रहे हैं। क्या होगा, l t। अब इसके बाद ये वाला t फिर से ऊपर जाएगा। क्या, ये वाला t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a की बीमा क्या हो जाएगी, a की बीमा बराबर l t माइनस 2। अब ये तो l की बीमा हो गई। अब m की बीमा निकालेंगे, m इसमें मल्टीप्लाई है तो m की बीमा, a की बीमा इंटू m की बीमा हो जाएगी f की बीमा। f की बीमा बराबर m l क्या है वो, इंटू l t माइनस 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, f इज इक्वल टू m l t माइनस 2। अब ये किसकी बीमा निकल के आ गई, f की। हमको अब n की बीमा पता चल गई, n की बीमा पता चल गई। अब m की बीमा क्या होती है, m की बीमा, अब m यहाँ क्या है, m क्या है, मीटर। ये क्या है, मीटर। दूरी, दूरी फिर से वही लेंथ आ गया है l। क्या, l। अब यहाँ l इंटू l क्या हो जाएगा, l स्क्वायर। तो हमें m की बीमा क्या प्राप्त हो गई, l स्क्वायर। क्या हो गई, l स्क्वायर।
उसके बाद हम देखेंगे सी क्या है, सी क्या है, क्यू एक प्रकार का आवेश का ही मात्रक है कूलाम, क्या हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है आई टी। अब यहाँ क्यू स्क्वायर है, इसके बाद इसीलिए इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आई क्या है, वैद्युत धारा का बीमी रूप क्या होता है, ए होता है। उसके बाद टी का क्या होता है, टी का टी ही होता है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए टी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब हमारे पास क्यू की सी की भी बीमा आ गई, क्या सी की बीमा आ गई। अब हम क्या आ गई क्यू की बीमा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर, दिख रहा होगा यहाँ तक। उसके बाद हम अब इसको हम नोट कर लेंगे। हमारे पास क्या एन की बीमा हो गई, एम की बीमा हो गई, सी की बीमा हो गई, एन सी की बीमा हो गई। अब हम देखेंगे एक साथ इसको, इस सारी बीमा को हम एक साथ लिख लेंगे, क्या बीमा को एक साथ लिख लेंगे। एफ की बीमा क्या आई, एम एल टी माइनस 2। उसके बाद एम की बीमा क्या आई, एल स्क्वायर। उसके बाद सी की बीमा क्या आई है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर। क्या ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसको ऊपर ले जाते हैं, क्या ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा एम एल क्यूब टी की पावर -4, उसके बाद ए -2 क्या हो जाएगा एम एल टी की पावर एम एल क्यूब टी की पावर 4 ए -2 क्या हो जाएगा ए -2। ये तो हो गई के की बीमा, क्या के की बीमा। अब हम आ जाते हैं किसकी, एप्सिलॉन नॉट की बीमा। इसको नोट कर लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या है, जो निर्वात की वैद्युतशीलता है, क्या निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक देख लेते हैं। मात्रक क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा, क्या कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब मात्रक अपोजिट हो रहा है तो क्या, जब मात्रक अपोजिट हो रहा है तो बीमा भी उल्टा होगा, क्या बीमा भी उल्टा है। तो इसका मतलब जहां जहां पॉजिटिव है वहां इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसी को हम उल्टा लिख लेते हैं, क्या उल्टा ए स्क्वायर टी स्क्वायर ऊपर, उसके बाद क्या एम एल टी -2, उसके बाद एल स्क्वायर। अब हम इसको देखेंगे, ये अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा एम इनवर्स एल इनवर्स एल स्क्वायर मतलब एल की पावर -3। उसके बाद क्या बचा टी ऊपर ले जाएंगे, 2t यहाँ टी स्क्वायर यहाँ टी स्क्वायर यहाँ, टी की पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद ए है, ए ऊपर ही है ए स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ इनवर्स नहीं था, यहाँ इनवर्स आ गया। यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पावर निगेटिव आ गई। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव आ गई। यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। मतलब क्या देख रहे हैं, इसका जस्ट अपोजिट है, क्या जस्ट अपोजिट इसकी मात्रा का बीमा है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं, हम देखेंगे अगर हम कूलाम के जो बीच की दूरी, जो माध्यम थे, दो वस्तुओं के बीच जो माध्यम था, उसके बीच में हम कोई माध्यम भर देते हैं, तब क्या होगा, क्या
जब कोई माध्यम भर देते हैं तो क्या होगा, नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिए, चलिए हो गया। क्या अभी हमने क्या बोला, यदि कोई दो बिंदु आवेश है उनके बीच अगर में हम कोई माध्यम रख देते हैं, क्या कोई माध्यम रख देते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, कोई माध्यम नहीं था, वो जो फार्मूला था वो बिना किसी माध्यम वाला था, क्या कोई माध्यम नहीं था उसमें, उन दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम नहीं रखा था। अब हम क्या माध्यम रख दे रहे हैं, क्या माध्यम माध्यम ER परावैद्युतांक का, क्या ER परावैद्युतांक वाला हम माध्यम रख देते हैं, क्या ER परावैद्युतांक वाला माध्यम रख देते हैं। तो क्या देखेंगे हम, अगर मैं टॉपिक क्या इसका हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डाल लीजिए कि कूलाम के बिंदु आवेशों के बीच कूलाम के बीच कूलाम बल पर, क्या कूलाम बल पर माध्यम का प्रभाव, क्या कूलाम बल पर कूलाम बल में माध्यम का जो प्रभाव है वो क्या होगा, क्या माध्यम का प्रभाव क्या होगा। क्या है, कूलाम बल पर माध्यम का प्रभाव। अगर हम माध्यम में रखते हैं तो क्या फार्मूला बनता है, क्या बनता है, अगर हम कूलाम बल के बीच तो जो बिंदु आवेश है उनके बीच हम माध्यम में रखते हैं तो क्या फार्मूला, सिंपली फार्मूला हमने क्या देखा था अभी, K Q1 Q2 बटा R²। अगर हम इसको वैसे देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया, ये हमने क्या देखा, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, क्या निर्वात की वैद्युतशीलता, मतलब ये निर्वात की में लगने वाला दो बिंदु के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। अब अगर हम माध्यम रख दिया जाए, हम यहां लिख लेंगे फर्स्ट समीकरण बिना यहां नोट कर लीजिएगा कि अगर मैं दोनों आवेशों के बीच माध्यम ना हो तो, यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम न हो तो, तब फार्मूला ये बना था सिंपली। अब हम देख लेते हैं, जब यदि उन दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम रख दिया जाए, क्या यदि उनके मध्य ER परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, ER परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दिया जाए, अगर मैं यदि उन दोनों आवेशों के बीच ER परावैद्युतांक वाला माध्यम रख दिया जाए
तब क्या होगा, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, यार हो जाएगा, ये हो गया F माध्यम, F निर्वात, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, समीकरण 2। इसको नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जगह की कमी है, हो गया। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे आप, समीकरण 1 को 2 से, समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड क्या करेंगे, F0/FM, F मीडियम। तो इसमें क्या लिखे थे हम, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। उसके बाद क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, क्या Q1 Q2 R स्क्वायर। अब इसको हम देख लेते हैं क्या कट रहा है, ये पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, F0 इज अपन FM इज इक्वल टू 1/ER, क्या ER। उसके बाद क्या कर देते हैं, F0 इज इक्वल टू M इज इक्वल टू, इसको चलिए गुणा कर देते हैं, क्या तिरछा गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तिरछा गुणा कर देते हैं। नहीं, यहाँ 1/, होगा ना, 1/एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन R जो होगा वो ऊपर चला जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो क्या यहाँ 1/एप्सिलॉन नॉट बचा है ना, क्या बचा है, 1/एप्सिलॉन नॉट बचा है। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, F0/FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन R हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम F0 लिख रहे हैं तो क्या होगा, एप्सिलॉन R बटे FM। इसका मतलब क्या है कि जो निर्वात में जो बल लगेगा वो माध्यम की अपेक्षा, जो माध्यम में अपेक्षा लगेगा, माध्यम में जो बल लगेगा वो निर्वात की अपेक्षा कम लगेगा, क्या निर्वात की अपेक्षा कम लगेगा। अर्थात हम लिख सकते हैं F0 ग्रेटर देन FM। जो माध्यम में बल लगेगा उन दोनों आवेशों के बीच, वो माध्यम में जो निर्वात में माध्यम बल लगेगा उन दोनों आवेशों के बीच, माध्यम में लगने वाले बल से अधिक होगा। फिर कैसे, अब निर्वात रहेगा, जैसे वायु है, अगर हम अपना हाथ ऐसे ले जा रहे हैं, कोई अवरोध नहीं उत्पन्न हो रहा है। अगर में ही पानी होता तो क्या करते, अगर हम ऐसे हाथ ले जाते तो थोड़ा समय लगता है ज्यादा। ये अगर निर्वात होता ना तो हम उड़ते रहते और वहां कम रहता है। इसलिए निर्वात में जो बल लगेगा वो अधिक होगा माध्यम की अपेक्षा। नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे इस कूलाम बल का सदिश निरूपण, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आगे देखेंगे, एक और देख लेते हैं, ये जो ER है, क्या ER, इसको नोट कर लीजिए। हम अभी एक और देख लेते हैं, ER और E0 में संबंध, क्या ER और E0 में संबंध क्या देखेंगे, ER और E0 में संबंध क्या देखेंगे, ER और E0 में, ER इंटू E0। अगर हम इन दोनों को मिला दें
तो क्या बनेगा, ई एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन क्या होगा, ये परावैद्युतांक होगा, क्या अपेक्षिक वैद्युतशीलता होगा, क्या ये हो जाएगा अपेक्षिक वैद्युतशीलता। ई आर इज इक्वल टू ई अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या इसको नोट कर लीजिएगा। क्या इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कूलाम बल का सदिश निरूपण और कूलाम बल का सदिश मतलब कूलाम बलों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कूलाम बल का सदिश निरूपण। क्या सदिश निरूपण, कूलाम बल का सदिश निरूपण देखें। हो गया नोट? चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।